नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आजकल आप पूरे संसार में विभिन्न युद्धों की आहट सुन रहे हैं, जिसमें युद्ध के साथ साथ काफ़ी जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं उनकी वर्किंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप सबने अपने जीवन काल में अपने देश की जो एजेंसी है उस एजेंसी रॉ का नाम सुना होगा, लेकिन अगर संसार में अगर कोई चर्चित खुफिया एजेंसी है तो उसे मोसाद कहा जाता है, और उसे ये भी कहा जाता है कि खुफिया एजेंसी के साथ साथ वो बहुत ख़तरनाक भी है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश की रॉ और मोसाद में क्या अंतर है। जो मोसाद कर पाता है रॉ क्यों नहीं कर पाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा देश इतनी विशाल जनसंख्या रखता है और उसकी एजेंसी का इम्पॉर्टेंट होना और ख़तरनाक होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि देश की जनसंख्या बढ़ती हुई है। लेकिन अगर आप इज़राइल की तरफ देखें तो इज़राइल एक छोटा सा कंट्री है और उसकी जो एजेंसी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग एजेंसी है कि पूरे विश्व में वो जानी जाती है और पूरे विश्व के लोग उनसे खौफ खाते हैं। रॉ से ऐसा क्यों खौफ नहीं बन पाता है, इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद राजीव सक्सेना साहब हैं। नमस्कार सक्सेना साहब, आपने दो एजेंसी सुनी, हालांकि पूरे CIA भी है, CIA भी अपने आप में बहुत खतरनाक एजेंसी है, लेकिन जिस तरह का मोसाद का नाम है, CIA अपने आप में एक हिडन एजेंडा चलाती है जी, और मोसाद जो है वो ओपनली चैलेंज थ्रो करके और अंजाम देती है और उसको स्वीकारती भी है जी। इस कंपैरिजन में अगर हम अपने देश की एजेंसी देखें रॉ जी, आप किस तरह से पाते हैं कि रॉ आने वाले समय पे क्या मोसाद का रूप ले पाएगी या उसको फॉलो कर पाएगी, या रॉ स्ट्रांग है या वीक होती जा रही है? देखिए, रॉ एक अपने आप में मानक एजेंसी के रूप में स्थापित हो गई है जी, और जितनी वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं सब रॉ के अनुसार अपना तेजी कंपैरेटिव स्टडी में खरी उतरना चाहती हैं, जो अपना सीक्रेट काम करती हैं। जहाँ तक हमारे देश में सवाल है, पहले हमारे यहाँ IB सबसे पुरानी एजेंसी है और मेरे आपको आश्चर्य होगा वर्ल्ड में सबसे पुरानी है इंटेलिजेंस एजेंसी। इसकी शुरुआत 1885 में हुई थी, आप समझ लीजिए, और लोगों को पता भी नहीं होगा। और इसका काम मुख्य रूप से था रशियन इंसर्जेंसी को अफगान बॉर्डर पे टैप करना। ओनली यहाँ से ये शुरू हुई थी। तो उस समय इंग्लैंड में भी ये नहीं थी, उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस काम करता था। हमारे यहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी अलग है जी, ये रॉ अलग है। मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग कहलाता है, जो मिलिट्री को रिपोर्ट करता है, वो केवल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो शेयर नहीं करता है किसी को। अच्छा सक्सेना साहब जी, रॉ और NIA में क्या फर्क समझते हैं? रॉ का काम बिल्कुल अलग है। रॉ गवर्नमेंटों को के स्टेबिलिटी को भी प्रभावित कर सकती हैं देश की सीमा के बाहर जी। उसका बहुत तगड़ा एजेंडा होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को सीधी जवाबदेही रखती है जी, और उसका स्टेटस भी बनाया गया है ना। ये 68 में शुरू हुई थी रॉ, 1868 नहीं 1968 हाँ, ये जब वार हुई 65 की वार हुई, इसके बाद जो पाकिस्तान और जो डेवलपमेंट हुए तो माना गया कि हमारी इंटेलिजेंसी कमज़ोर है और हम मिलिट्री इंटेलिजेंस को शेयर नहीं कर पाते, हमें एक इंडिपेंडेंट एजेंसी चाहिए और इसमें तमाम नए इनपुट करके ये अपने समय की एशिया की सबसे मजबूत एजेंसी के रूप में। लेकिन सक्सेना साहब, मैं रॉ की जो वर्किंग देख रहा हूँ अभी रिसेंटली, हमारे जितने भी सराउंडिंग बॉर्डर्स हैं जी, बॉर्डर्स स्टेट्स हैं यानी कि कंट्रीज हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, अब बांग्लादेश में रिसेंटली ऐसा केस हुआ। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक हमारे रॉ का वर्क है वो इस तरह के आसपास के विदेशों में क्या स्थिति बन रही है और उस विदेशों में राजनीतिक रूप से या कोई भी उठापटक होती है जी, उसमें हमारे देश को क्या मिल सकता है और हमारे देश के साथ क्या इफेक्ट आ सकता है और हमारे देश के सरकार को क्या रिपोर्ट किया जाए ताकि वो इंटेलिजेंस शेयर करे दूसरे देशों से। क्या आपको लगता है कि रॉ ने अभी बांग्लादेश के केस में कुछ ऐसा किया? मेरे ख्याल से रॉ की इंफॉर्मेशन परफेक्ट होती है और एडवांस होगी, क्योंकि वो हम देख नहीं सकते हैं।
रॉ की एक कमजोरी केवल एक जगह आती है, क्योंकि इन इंटेलिजेंस एजेंसीज को काम करना पड़ता है अपने डिप्लोमेट मिशन के संग। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन बहुत ढीले ढाले हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है और ये पूरा सपोर्ट नहीं दे पाते हैं। आप आगरा के हैं, आप आयकर विभाग में जुड़े रहे हैं जी। आप, मैं व्यक्तिगत जानकारी रखता हूं इसलिए मैं बता रहा हूं कि एक ये सरगोदा हवाई अड्डे पे जो ऑपरेशन हुआ था जी। वो एक उस अधिकारी ने किया था जो वैल्यूएशन का काम आयकर विभाग के लिए करते थे, और वो डिप्लोमेटिक मिशन में पाकिस्तान में पोस्टेड रहे। उन्होंने ये कार्रवाई करी बायो और डिफेंस के रीजन और तमाम चीज़ें एक्सपोजर ना होने के कारण, ना मैं नाम ले सकता हूँ ना कोई और लेगा, पर वो बाद में भी यहाँ नियुक्त रहे और मुझे भी बहुत बाद में मालूम पड़ा ये सब, जब मैं काफ़ी चीज़ें जानकारी। खैर चलिए, वो एक गंभीरता का विषय हो गया। सीक्रेसी के मैं बता रहा हूँ आप, मेरा मकसद, मेरा सवाल आपसे ये पूछने का है कि अभी जो हमारे देश के आसपास के कंट्रीज में जो हमारी बॉर्डर स्टेट्स हैं साथ में, उनमें काफ़ी उठापटक हुई और जिसमें बहुत चिंता का विषय है हमारे देश के लिए भी। क्या रॉ का रोल मोसाद की तरह से कभी हो पाएगा कि मोसाद ने तो न केवल सीक्रेट एजेंसीज में रिपोर्ट की, मोसाद जो है जो अपने विद्रोहियों को ख़त्म करने में भी आगे रहा, लेकिन रॉ का ये मैसेज मुझे नहीं मिलता है कि कभी रॉ ने एक ऐसा काम किया हो जिसमें हमारे देश के विद्रोही जो विदेशों में बैठकर एजेंडा चला रहे हैं उनको नेस्तनाबूद किया उन्होंने। देखिए, हमारी एक मजबूरी है, हम स्लीपिंग सेल्स को पहचानते हैं जी, जानते हैं ये किसके लिए काम कर रही हैं जी। तो हमारे यहाँ स्लीपिंग सेल्स बहुत हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। इजराइल में ऐसा, इजराइल में वीक है नहीं, रॉ को इतना रॉ वीक नहीं है, रॉ केवल इनपुट देने वाली एजेंसी बन के रह गई है। रॉ को बहुत रिसोर्स चाहिए। यही बात मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो रॉ एजेंसी है वो इनपुट देती है, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें, अगर मेजर आप डिफरेंस रॉ और मोसाद में देखें तो रॉ, जैसा कि सक्सेना साहब ने कहा कि वो इनपुट देते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें राजनीतिक रूप से सरकारों पर छोड़ दी जाती हैं एक्शन के लिए, चाहे वो रॉ का इस्तेमाल करें, चाहे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें। लेकिन मुझे लगता है कि रॉ को आने वाला वक्त ये कहता है कि रॉ को मोसाद की तरह से मिलिट्री ऑपरेशन जैसे भी काम करने चाहिए, जो अपरेंटली तो नज़र नहीं आता है, अभी ऐसी स्थिति नज़र नहीं आती कि रॉ ने कभी किया हो, लेकिन अभी ये कुछ दिन पहले पाकिस्तान में बैठे कुछ हिंदुस्तान के विद्रोहियों का जब जिस तरह से खात्मा हुआ तो उसमें एक एलिगेशन सा लगा कि भारत की एजेंसी रॉ ने इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरह से मोसाद सामने आता है और उस चीज़ को वो इजराइल एक्सेप्ट करता है कि हमारी एजेंसी ने इसको ठिकाने लगाया, तो क्या ऐसी स्थिति कभी हमारे देश में आ सकती है कि रॉ ठिकाने लगाता हुआ नजर आए, ताकि न केवल वो इंटेलिजेंस इनपुट दे। अभी रिसेंटली ये पता लगा कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना को वहाँ से निकाला गया वो रॉ की ही इंफॉर्मेशन पे ही उनको इंटीमेट किया गया। लेकिन बड़े ताज्जुब की स्थिति है कि जब रॉ ने ये इंटेलिजेंस इनपुट दिया तो क्या भारत सरकार को अपने आसपास के देश में उथल पुथल होने पर पहले सजगता बरतनी नहीं चाहिए थी, या जो ऑपरेशन उम्मीद कर रहे हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है, क्या उस तख्ता पलट को रोका जा सकता था यदि रॉ मोसाद की तरह से काम करती? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो मेरे जहन में बहुत दिनों से, 2-3 दिन से पीछे से लग रहा है कि जब ये इनपुट आ रहा है कि रॉ की रिपोर्ट पर ही शेख हसीना वहाँ से निकाली गई, और लेकिन जब निकाली गई तो इसका मतलब ये सारी रॉ को पता था कि ये स्थिति बांग्लादेश में हो सकती है। तो क्या रॉ ऐसी स्थिति में नहीं है कि मोसाद की तरह से उस घटनाओं को अंजाम देने से रोक सके सरकार के डायरेक्शन में? तो हालांकि ये एक डिप्लोमेटिक मिशन है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के, जैसा कि हमारे देश की एक आदत है कि हम किसी देश की सीमा को नहीं क्रॉस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार को ये अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी और रॉ को मोसाद की तरह से एक्टिव करना पड़ेगा, तभी शायद हमारे देश की बारे में लोग सोचेंगे। वरना जिस तरह से हमारे देश को अभी आसपास से घेरा जा रहा है, दोस्तों आपको लग रहा है कि उन देशों में उथल पुथल हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तव में भारत भी इसमें टारगेट की तरफ है
और उनको चारों तरफ से चक्रव्यूह की तरह से घेरा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में देश की राजनीतिक उथल पुथल भी अलग तरीके का रोल प्ले कर रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय पे हम सब जनता के लोगों को और राजनीतिक लोगों को अपने अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर देश हित में इन बातों को सोचना चाहिए कि जो हमारे आसपास के देशों में हो रहा है उसका सीधा सीधा असर हमारे देश पर बहुत जल्दी आने की उम्मीद हो सकती है। और ऐसी स्थिति में हम किस तरह से इस तरह के अटैक जो हिडन एजेंडा के साथ हैं किस तरह से हम संभालेंगे यदि हमारी एजेंसीज को मोसाद की तरह से परमिशन नहीं दी जाएगी। तो आने वाला वक्त यह है कि देश की पॉलिसी बदलनी चाहिए और डिफेंसिव ना होके ऑफेंसिव स्टेज पर यदि आज भी बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है तो ऐसी स्थिति में भी रॉ का इंटरवेन होना बहुत ज़रूरी है। और मोसाद की तरह से हम एक छोटे से देश को कंट्रोल करने में हम हिचकिचा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है कि इसके पीछे क्या डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या CIA का इंटरवेन है, क्या अमेरिका का इंटरवेन है और क्या पाकिस्तान और प्लस UK का इंटरवेन है और चाइना का किस तरह से रोल है। शायद उसका कैलकुलेशन करने में हमारी सरकार टाइम लगा रही है। और जब एक तरफ ये पता लगता है कि रॉ एजेंसी पहले से ही इनपुट दे चुकी थी तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस समय कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। वो कैलकुलेशन तो पहले हो जाना चाहिए था कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये देश क्या स्टेप उठाएगा। 5 अगस्त से स्थिति बांग्लादेश में बहुत बुरी तरह से बिगड़ी हुई है और आज 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन भारत सरकार या भारत देश का अभी कोई रुख साफ नहीं है कि वो बांग्लादेश में अपने रहने वाले हिंदुओं को किस तरह से बचाएंगे या बांग्लादेश की कोई भी, चाहे वो मिलिट्री एजेंसी हो चाहे वो अंतरिम सरकार हो, वो किस तरह से उनको आदेशित करेंगे या किस तरह से उनसे बातचीत करेंगे, ये अभी हमारे देश की सरकार या हमारा देश अभी लगता है तैयार नहीं है। और आने वाले 1-2 दिन में स्थिति साफ होगी और ये देश की जनता को भी ये चिंता का विषय बनना चाहिए कि देश की जनता को भी सोचना चाहिए कि आने वाले समय पे आपके देश में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है और जो आपकी अंदरूनी ताकतें हैं जो मूल रूप से विदेशी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत कार्य कर रही हैं उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। रॉ को ना केवल विदेशी इनपुट की ज़रूरत है, रॉ को काम करना पड़ेगा और हमारी एजेंसीज़ को इंटरनल फोर्सेस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि ये स्थिति भारत के लिए काफ़ी कुछ नाजुक सी नज़र आती है जी, और इसमें चिंता का विषय है। बिल्कुल सक्सेना साहब, मेरी बात से आप सहमत होंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं एक चीज़ आपकी बात को और ताकत देने के लिए कहना चाहता हूँ जी। शायद काफ़ी लोगों को ये सुनना नॉर्मल नहीं लगेगा, जो सार्क कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी बहुत बड़ा सजेशन रहा था रॉ का जी, और वो चाहती थी कि इंडिया में इसका हेडक्वार्टर ना बन के काठमांडू में बने, जिससे कि उसको अपने रिसोर्स कलेक्शन में आसानी हो। वो चाइना का नियरेस्ट कंट्री था और जो मुस्लिम वर्ल्ड और ये सार्क कंट्री बनने के बाद उसकी काफ़ी क्लोज उसकी ऑपरेशन बहुत आसान था। उस समय मान लिया गया, अब उसको ढीला कर दिया गया है। ये काफ़ी चिंता का विषय है, कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। लेकिन निश्चित रूप से आने वाली परिस्थितियाँ विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही हैं जिसमें कि हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति नज़र आ रही है, भारत देश को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है और ऐसी स्थिति में हालांकि रक्षा मंत्रालय है या हमारी आर्मी है या हमारा डिफेंस है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये भी कहावत है कि यदि चारों तरफ से घेराव किया जाता है तो निश्चित रूप से उसका सामना करना बड़ी से बड़ी ताकत को भी बड़ा मजबूर होना पड़ता है। अमेरिका जैसे देश में अनरेस्ट चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है, ब्रिटेन में चल रहा है और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ में चल रहा है। ऐसी स्थिति में भारत कैसे अछूता रह सकता है, ये ऐसा मुझे डाउट है। आइए आने वाले समय पे हम ये प्रार्थना करें कि हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो ताना बाना है उसमें कहीं कुछ ऐसा कोई इस तरह का रोल ना देखने को मिले। अभी हाल फिलहाल में ही हम एक आपदा से रूबरू होकर अपनी आर्थिक स्थिति संभाल पाए हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए आने वाले समय का समय बहुत कष्ट पर नज़र आता है। हम प्रार्थना करें कि विश्व में शांति बनी रहे और हमें एक नया विश्व युद्ध देखने को ना मिले। धन्यवाद।